हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस। टेंस के अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है क्योंकि वो टेंस को बहुत ज़्यादा हार्ड समझते हैं। लेकिन आज से हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे सभी तरह के 12 टेंसेस के बारे में, और इनके हर तरह की डिटेल में आपको बताऊंगा कि इनमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पेपर के अंदर जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जिसमें हमारे को करेक्ट वर्ब की फॉर्म फिलअप करनी होती है, वो किस तरीके से हम जो है रूल सीखेंगे उसके कि कहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्ब की फॉर्म के बारे में। कुछ बच्चों को डाउट्स होता है वर्ब की। आज के बाद याद रख लो कि 4 फॉर्म आपको याद करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्योंकि टेंस वगैरह सीखने से पहले आपको इंग्लिश की कुछ बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। फिर उससे क्या है, आपको सीखने में चीज़ें, बाकी चीज़ें मुश्किल नहीं आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक नाम लिख लो आप। नाम क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म को बच्चे सोचेंगे फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर नहीं होता कोई भी वर्ब का नाम, वो टेंस होता है। प्रेजेंट, पास्ट और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे प्ले के साथ आईएनजी लगाते हैं, प्लेइंग बन जाता है, ईटिंग बन जाता है, कुकिंग बन जाता है, तो उसको नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये 4 वर्ब की फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको डेली 5-5 6-6 वर्ब की फॉर्म लिखवाया करूंगा, और वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाना, ताकि उससे आपकी क्या है, वोकेबलरी अच्छी होगी। आपका जो शब्दकोश है, यानी कि कोई नई वर्ब के बारे में आपको सोचना हो तो आप आसानी से सोच पाओगे। क्योंकि डेली की 5 नई वर्ब्स आप लर्न करोगे तो आप ये मानो कि एक महीने में आपको 150 वर्ब की फॉर्म लर्न हो जाएगी। तो उससे आपकी इंग्लिश जो है ना काफ़ी इंप्रूव होगी। तो ये वर्ब की 4 फॉर्म होती है। जैसे मैं मान लो लिखूँ प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फिर मान लो सेकंड फॉर्म क्या लिखते हैं, प्लेट लिखते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेट होती है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि प्लेट अगर आपके एग्जाम में आ गया लिखा हुआ तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्योंकि दोनों की वर्ब की फॉर्म तो क्या होती है, सेम ही होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या लिख देंगे, प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, ये तो होती है कुछ वर्ब की फॉर्म। फिर कुछ इंग्लिश के अंदर होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब का देखो नाम से ही क्लियर है कि ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो, ये इनको मेन वर्ब बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब्स। जैसे प्ले होती है, ईट होती है, ये मेन वर्ब्स होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है जो मेन वर्ब के साथ लग के सेंटेंस को पूरा करती है। जैसे आपने देखा होगा इज है, एम है, आर है, ये सारी की सारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब जो सभी बच्चों के लिए, 6 से 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए जरूरी है। मैं आपके लिखवाता हूँ सारी की सारी। देखो, टू, टच और डिड, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ आप अपनी नोटबुक में वैसे वैसे लिखते जाओ। उसके बाद आपको बेसिक इंग्लिश सीखने में कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, टू टच डिड लिख लो। फिर उसके बाद आप लिखो हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड। उसके बाद आप लिखो हैज बीन, हैव बीन और हैव बीन। क्योंकि जितने भी हम अब टेंस सीखेंगे ना, उनके अंदर इन्हीं वर्ब की फॉर्म का और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा। उसके अलावा हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। हैड बीन। उसके बाद आप लिखो, उसके बाद आती है इज, एम, आर, वोज, वर। 5 हेल्पिंग वर्ब ये होती है, इज, एम, आर, वोज, वर। और उसके बाद कुछ मोडाल्स, सम मोडाल्स। टेंस के अंदर जो हमारे मोडाल्स यूज होंगे वो कौन से होंगे, विल और शेल। मोडाल्स काफ़ी होते हैं, 12 to 13 मोडाल्स होते हैं, लेकिन टेंस के अंदर हमारे सिर्फ 2 ही काम आएंगे, या तो विल या फिर शेल। तो टू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इज, एम, आर, वोज, वर एंड विल एंड शेल। तो ये मेन कितनी, देखो हेल्पिंग वर्ब आपकी टोटल कितनी होगी, ये होगी आपकी 3 और 3 6, और 3 कितनी होगी 9, और 5 ये होगी 14, और 2 ये होगी 16। यानी कि हम टोटल 16 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके और सारे के सारे जो 12 टेंसेज होते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आगे से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये टू कहाँ से आ गया, ये हैव कहाँ से आया, या इज कहाँ से आ गया। इन्हीं में से मैं जो है ना सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब ये होती है और मेन वर्ब आपकी क्या होती है। जैसे प्ले है, ईट है, कुक है, वीप, वीप मैंने रोना, लाफ, लाफ मैंने हंसना, फीड, फीड मैंने किसी को खाना खिलाना। तो ये क्या होती है, मेन वर्ब होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है सारी की सारी। उसके बाद मैं आपको अब टेंस का बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। देखो टेंस, टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। जैसे हिंदी में आपने काल पढ़े होंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल।
वही इंग्लिश के अंदर होते हैं, बिल्कुल सेम। जो हिंदी के अंदर नियम है वही सारे के सारे क्या है, इंग्लिश के अंदर काम करेंगे। बस बच्चों को हिंदी थोड़ी आसान लगती है, इंग्लिश क्या लगती है, मुश्किल लगती है। लेकिन जैसे मैं सिखा रहा हूँ, जिस ऑर्डर में सिखाऊंगा आपको वैसे सीखते जाओ, आपको टेंस कभी मुश्किल लगेंगे नहीं। टेंस कितने तरह के होते हैं, देखो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होगा आपका, प्रेजेंट टेंस। फिर क्या होता है, पास्ट टेंस। और लास्ट आपका होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 तरह के टेंस है। अब हर टेंस के, ये तो 3 मेन टेंस है, अब हर टेंस की है ना, आप ये मान लो 4 सब टेंसेज होते हैं, मतलब 4 इसके पार्ट्स होते हैं। इसके आप ये मान लो ये पेरेंट्स है और इनके क्या है, सभी के 4-4 बच्चे हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चों के नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों का एक ही मतलब होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक एक चीज का मैं बहुत डिटेल के अंदर मतलब बताऊंगा, बस आप स्टार्टिंग से ऐसे ही नोट करते जाओ अपनी बुक में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका लास्ट पार्ट होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस के क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। यानी कि हम जब पढ़ेंगे ना टेंसेज के बारे में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये इसी तरह से सेम पास्ट टेंस के 4 नाम होते हैं। अब आप कहोगे पास्ट टेंस के कौन से होते हैं, मैं आपको कहता हूँ, यहाँ पे जो मैंने प्रेजेंट लिख रखा है ना, प्रेजेंट 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 और प्रेजेंट, इस प्रेजेंट को आप चेंज कर दो किसमें, पास्ट में, और बाकी सारे एज इट इज लिखना है। यानी कि प्रेजेंट पास्ट टेंस, ये सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हो गया। फ्यूचर में भी क्या करोगे आप, बस इस प्रेजेंट की जगह क्या चेंज कर दो, फ्यूचर चेंज कर दो, क्योंकि बार बार रिपीट करके लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने आप लिख लेना, प्रेजेंट के जो नाम है ना उसमें प्रेजेंट की जगह पास्ट कर देना, तो पास्ट टेंस के 4 पार्ट आ जाएंगे। प्रेजेंट की जगह फ्यूचर कर दोगे तो फ्यूचर टेंस के आपके क्या है, 4 पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कराता हूँ इंग्लिश के कुछ जनरल रूल्स, सम जनरल रूल्स ऑफ इंग्लिश। ये रूल सीखने के बाद आप खुद कहोगे जब टेंस हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा कि इनसे हमारे को बहुत हेल्प मिली। क्योंकि बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन ये 7-8 मैं आपको जनरल रूल लिखवाऊंगा, उससे जो है ना आपको टेंस सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। पहला आप रूल लिख लो, कहीं पे भी इंग्लिश के अंदर देखो, कोई भी रूल इंग्लिश का जो है, इंग्लिश क्या किसी भी लैंग्वेज का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, संस्कृत हो, 100% नहीं होता। एक्सेप्शन हर चीज़ में होती है, क्योंकि ये साइंस या मैथमेटिक्स नहीं है कि जिसका एक फॉर्मूला बन गया तो वो हर केस में काम आएगा। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज के रूल कभी भी 100% फिक्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन फिर भी मोस्टली केसेस के अंदर यही रूल आपको फॉलो करने हैं। ये रूल क्या है, इंग्लिश के सेंटेंस में कहीं पे भी आपको दिखे डू, डज या फिर डिड, डू डज या फिर डिड दिखे, इनके बाद हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी कहीं पे भी आपका सेंटेंस में डू आ गया, डज आ गया, डिड आ गया ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप क्या लगा देना उनके पीछे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है ना उसके पीछे आईएनजी लगेगा, ना एस लगेगा, ना ईएस लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे प्ले होता है, ईट होता है, कुक होता है, वो वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कहीं पे भी आपको जनरल रूल में सेकंड रूल आप लिख लो, कहीं पे भी हैज दिखे, हैव दिखे या हैड दिखे, हैज, हैव, हैड, इनके बाद क्या लगेगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, इनके बाद क्या लगेगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा आप रूल लिख लो, अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंसेज में दिखे इज, एम, आर, वोज, वर, इज, एम, आर, वोज, वर, और साथ में हैज बीन, हैव बीन, ये बहुत अच्छे से आपने सीखनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब हम टेंसेस करेंगे ना, तो उसमें कहीं आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, कहीं फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहीं आईएनजी लगेगा। तो आप अगर इन चीज़ों का ध्यान में रखोगे ना, आपको देखना कितनी ज़्यादा मदद मिलने वाली है आने वाले दिनों में। जब भी ये आ जाए इज, एम, आर, वोज, वर, हैज बीन, हैव बीन वगैरह, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। फोर्थ रूल आप लिख लो, कोई भी मॉडल आ जाए, एनी मॉडल्स, छोटे बच्चों ने मॉडल्स पढ़े नहीं होते, लेकिन आप ये याद रख लो, विल, शैल,
कुछ मोडल्स में बता देता हूँ। मे, माइट, कैन, कुड, शेल, शेल आगे अपना शुड लगा लो, मस्ट लगा लो, नीड, डेयर, ought टू, ये कुछ मॉडल आपके होते हैं। वुड लगा लो। ये मॉडल कभी भी यूज होते हैं ना इंग्लिश के अंदर, इनके बाद जो वर्ब आएगी ना वो हमेशा याद रखो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल के बाद हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या सीखा, डू, डज, डिड कभी भी सेंटेंस में आएगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज, हैव या हैड कभी भी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और कोई मोडाल आ गया तो उसके बाद क्या लगेगी, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो ये कुछ जनरल रूल थे जो हमारे टेंसेज को सीखने में जो है ना आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। क्योंकि मैं आपको जैसे टेंस बताऊंगा कोई भी, मैं कहूँगा कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टेंस में वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन वहाँ पे आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे कि सर आपने पहले बता रखा है कि कहीं पे भी अगर इज, एम, आर आएगा ना तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगेगी। इसका मतलब हमें दोबारा से आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पे आईएनजी लगेगी। तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी टेंसेस को सीखने में। अब हम सबसे पहले करते हैं अपना प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। टेंस के अंदर हेडिंग डाल लो सबसे पहली, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस मैं आपको देखो एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको मैं 5 एग्जाम्पल देके और फिर कोई रूल समझाऊंगा ना, कोई फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको आसान लगेगा। लेकिन पहले फॉर्मूला बताऊंगा और फिर एग्जाम्पल दूंगा तो आपको पहले फॉर्मूला क्या लगेगा, मुश्किल लगेगा। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट आप सीखो एग्जाम्पल ले लेके सीखते जाओ। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप सीखोगे ना तो वो चीज़ आपको क्या है, बिल्कुल पक्की हो जाएगी 100%। तो देखो टेंस सीखने में मेरी आप हमेशा एक बात याद रखना, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो टेंस का नाम, ये तो क्या है, टेंस का नाम है। और एक इसकी देखनी है अपने पहचान, नाम और पहचान। देखो नाम और पहचान, पहचान का मतलब आपको ये रख लो, ये इसका चेहरा है। ये क्या है, इसका चेहरा है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई जगह है, आपने उसका नाम सुना हुआ है लेकिन आपने उसको कभी देखा नहीं है, तो पता है क्या होगा, उस बंदे की, उस पर्सन की इमेज आपके दिमाग में नहीं बनेगी। जैसे मैं आपके सामने नाम ले दूं, मान लो सचिन तेंदुलकर, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने कभी ना कभी सचिन को क्रिकेट खेलते हुए टीवी में देखा होगा, कुछ बच्चों ने ओरिजिनल भी देखा होगा, मैच देखने गए होंगे। सचिन तेंदुलकर का जैसे ही हमने नाम लिया आपके दिमाग में सचिन तेंदुलकर की इमेज आ गई। लेकिन जिस बच्चे ने कभी सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, उसको देखा नहीं, तो बस उसके दिमाग में ना कोई इमेज नहीं बनेगी। तो मतलब उसके लिए सचिन का नाम याद रखना क्या है, मुश्किल होगा, क्योंकि उसने कभी उसको देखा नहीं है। जैसे हम मान लो नाम ले दे सानिया मिर्जा का, अब जिसने सानिया मिर्जा को देखा है उसके दिमाग में सानिया मिर्जा की इमेज बन गई तुरंत। जैसे हमने नाम लिया उसकी क्या बन गई, आपके दिमाग में इमेज बन गई। अब मैं आपके सामने एक नाम लेता हूँ, लियोनल मैसी। लियोनल मैसी, लियोनल मैसी का नाम बहुत कम बच्चों ने आपने सुना होगा, ये एक बहुत महान फुटबॉलर है। ये क्या है, फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, लियोनल मैसी। तो जिन बच्चों ने लियोनल मैसी का नाम सुना है उनके दिमाग में क्या है, तुरंत इमेज बन गई, और जिन्होंने नहीं सुना उनके दिमाग में इमेज नहीं बनी। आप ये मान लेना, जब तक आपके दिमाग में इमेज नहीं बनेगी ना किसी भी चीज़ की, उसको आप लंबे टाइम तक याद रख ही नहीं पाओगे। और इमेज बन गई, उसको लंबे टाइम तक याद रखना आपके लिए आसान होगा। तो आपको मैं साथ साथ में पहचान बताऊंगा। पहचान का मतलब आप समझ लो, ये उसकी इमेज है। तो जैसे ही आपके सामने कोई बोलेगा ना प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। क्या, हिंदी के कैसे सेंटेंस आते हैं, कैसे वाक्य आते हैं कि उनको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट का बोलेंगे। अगर उनके लास्ट में ता है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, इन जनरल ये आते हैं, ठीक है, ता है, ते है या फिर ती है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाए, ता है, ते है या फिर ती है, तो वे जो सेंटेंस होंगे वो किसके होंगे, हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो हम ये कहें रोहित क्रिकेट खेलता है। आप लास्ट में आवाज देखना, आवाज किसकी आएगी, रोहित क्रिकेट खेलता है, ता है की आवाज आ गई, तो आप कह देना ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, हम ये लिख दें राधा खाना बनाती है, लास्ट में आवाज देखना सिर्फ आप,
खाना बनाती है। तो कभी भी मैं आपसे पूछूँ ना कि कोई भी मेरे को 4 सेंटेंस बताओ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, तो आप इस तरह से सेंटेंस मेरे को बता देना, ठीक है। उसके बाद हम लिखे, मान लो मोहन क्रिकेट खेलता है। खेलता है ये तो हम पहले ले चुके, चलो कोई बात नहीं, मोहन क्रिकेट खेलता है ये आ गया। फिर हम लिख दें राम कपड़े धोता है। ता है की आवाज आ रही है लास्ट में। लास्ट में आवाज देखते रहना, हमेशा ही किसकी आएगी, ता है की आएगी। ता है की आ जाएगी या ती है की आ जाएगी या ते है। जैसे मान लो वे खाना खाते हैं, एक से ज्यादा हो गए, वे खाना खाते हैं। ते है की आवाज आ गई। ता है, ते है, ती है की आवाज पक्का आएगी सेंटेंस में। तो वे सेंटेंस, ये सारे के सारे सेंटेंस बताओ किस में यूज करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज करेंगे। तो इस तरह की चीजें आपको मालूम होगा ना, तो आपको कोई बोलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताओ कहाँ कहाँ यूज होता है या इसके सेंटेंस बताओ, तो आप आराम से बता पाओगे कि लास्ट में आवाज क्या आएगी, ता है की, ती है की और ते है की, ठीक है, ये होगी। तो एक तो होगी आपकी टेंस का नाम, एक क्या होगी उसकी पहचान। फिर इसमें मेन काम करेगी हेल्पिंग वर्ब। क्या, हेल्पिंग वर्ब। मैंने देखो आज लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब बताई थी, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, हैज बीन वगैरह ये बताई थी सारी। उनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है या तो डू और या फिर डज। बस क्या लगेगी, या तो डू लगेगा और या फिर क्या लगेगा, डज लगेगा। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें नहीं करना, सिर्फ डू या डज का। अब डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, ये मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आती है वर्ब। अब आप कहोगे मेरे को कि सर आपने बताया था कि जहां पे भी डू या डज आएगा ना, तो उसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। इसके साथ हमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक चीज याद कर लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। वो कब लगेगा मैं आपको बताऊंगा कि जिन सेंटेंसेज में डू या डज नहीं आएगा वहां पे एस या ईएस आएगा, और जिन सेंटेंसेज में डू या डज आ गया वहां पे तो एस या ईएस आने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, उधर तो सिर्फ क्या आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हम ये देखेंगे कि डू या डज किन सेंटेंसेज में तो आएगा और किन सेंटेंसेज में नहीं आएगा। तो अब मैं आपको ये 4 चीजें यानी आपको ध्यान रखनी है हर टेंस में, उसका नाम, उसकी पहचान, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी और उसमें वर्ब कौन सी लगेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वैसे तो देखो सेंटेंसेज बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको टेंसेज स्टार्ट करा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। मैं जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, मैं आपको वही बताऊंगा सिर्फ। एक होते हैं सेंटेंसेज आपके एफिर्मेटिव, एफिर्मेटिव। फिर होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव। और फिर होते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। और फिर हमारे आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। एफिर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मैं लिखता हूँ हिंदी के अंदर। एफिर्मेटिव जैसे हमने लिखा राम खाना खाता है, यानी कि हम पॉजिटिव वे में बता रहे हैं कि राम खाना खाता है। हम नेगेटिव कह दें, ये कह दें राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर हम इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना खाता है। एक ही सेंटेंस को लेके आप है ना उसके चारों तरह के सेंटेंस बनाया करो। क्या राम खाना खाता है, ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है आप ये कहोगे क्या राम खाना नहीं खाता है। तो देखो आपको अब समझ आ गया नहीं खाता है कि एफिर्मेटिव कौन सा है, राम खाना खाता है, जिसमें सिंपली हम बताते हैं। नेगेटिव राम खाना नहीं खाता है। इंटेरोगेटिव पूछो आप उससे कि क्या राम खाना खाता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, आप पूछो लेकिन नेगेटिव सेंस में कि क्या राम खाना नहीं खाता है। जैसे आप किसी से पूछो क्या आप चाय नहीं पियोगे, क्या आप कॉफी नहीं पियोगे, तो आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हो लेकिन साथ में उसमें नहीं वर्ड का भी आप यूज कर रहे हो, तो वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको उसकी इंग्लिश बतानी है। मैं कोई रूल नहीं सिखा रहा अभी आपको, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, ग्रामर सिखाऊंगा ना, आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगी। क्यों, क्योंकि आज तक आप सीख नहीं पाए, इसलिए कि आप रूल के अकॉर्डिंग सीखते हैं चीज़ों को। रूल के अकॉर्डिंग मत सीखो, पहले एग्जाम्पल देखो, फिर रूल अपने आप ही देखो, आप बनते जाएंगे। मैं हिंदी लिखूंगा और आपको क्या बतानी है, उसकी इंग्लिश बतानी है। जैसे हम ये कहें वह स्कूल जाती है,
वह स्कूल जाती है। अब ये वह कौन है, लड़की है क्योंकि जाती है। इसकी इंग्लिश लिखेंगे हम साथ साथ में, देखो हम बोलेंगे शी, जाना क्या होता है गो, सी गो के बाद क्या लगाओगे गो, सी गोज टू स्कूल। आपको पता है अगर देखो गो लगाओगे, सी गो टू स्कूल, सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बनी है ना, सी गोज टू स्कूल। लेकिन मैं ये लिखूं मैं स्कूल जाता हूं। अब मैं एग्जाम्पल दे दे के आपको लास्ट में समझाऊंगा कि कहाँ एस या ई एस लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें क्या लिखेंगे, आई गो टू स्कूल। कभी आप ये नहीं कहते आई गोज टू स्कूल, हमेशा लिखते हो आई गो टू स्कूल, ऐसे लिखते हैं आई गो टू स्कूल। फिर थर्ड सेंटेंस में हम लिखेंगे वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। कई की बात कर रहे हैं ना, वे का मतलब काफ़ी बच्चे हैं, तो हम इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। फिर मैं आपको और सेंटेंस बताता हूँ, जैसे सीमा खाना खाती है, सीमा खाना खाती है। अब की बार खाना खाने की बात आ गई, खाना खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट। तो क्या लिखेंगे हम, सीमा ईट्स फूड। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपने, मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बस कई जगह मैं एस या ई एस लगा रहा हूँ, कई जगह नहीं लगा रहा। पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कहाँ लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। जैसे हम ये कहें रमा कपड़े धोती है, रमा कपड़े धोती है। कपड़े धोना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉश, तो क्या लिखेंगे, रमा वॉशिज, वॉश लिख के ई एस लगा दो, वॉशिज द क्लोथ्स, रमा वॉशिज द क्लोथ्स। फिर सिक्स सेंटेंस आप लिखो, जैसे मान लो हम कहें कि मोहित क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। इससे आपको क्या है, नई नई वर्ब भी सीखने को मिलेगी। तो क्या लिखेंगे, मोहित प्लेज क्रिकेट। और एक बात आप ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, जितने भी मैं आज के लेक्चर में आपको सेंटेंस बताऊंगा ना, उनके लास्ट में आप जरूर देखना, नोट करना, आवाज किसकी आएगी, ती है, ता हूँ, है ना, यानी कि ता है, ते है, ती है, ता हूँ, इस तरह की आवाज आपको आएगी सारे के सारे सेंटेंसेस में। और आगे से आप भी इस तरह के सेंटेंसेस जो ना बहुत इजीली बना पाओगे। तो मैंने ये इतने सारे देखो सेंटेंस लिखे हैं। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, ये इन चारों टाइप के सेंटेंस में से आपको कौन से नजर आ रहे हैं। क्या मैंने कहीं नहीं का यूज किया, आप कहोगे जी बिल्कुल भी नहीं किया। ना मैंने कहीं क्वेश्चन पूछा है ना कि क्या तुम ये काम करते हो, क्या तुम कपड़े धोते हो। मैंने सिर्फ बताया है कि वह स्कूल जाती है, मैं स्कूल जाता हूँ, वे स्कूल जाते हैं, रमा कपड़े धोती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेंटेंस आप नोट कर लो, ये क्या है, आपके एफिर्मेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, आपके एफिर्मेटिव सेंटेंसेस है। एफिर्मेटिव का मतलब होता है सिंपली हम अपनी बात को बता रहे हैं, ना कोई हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना किसी को हम मना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एफिर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो एफिर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमने कहीं पे भी क्या डू और डज का यूज किया क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल भी नहीं किया, और ना हमारा कोई भी सेंटेंस क्या है, गलत है। इसका मतलब रूल क्या हुआ आपका, कि एफिर्मेटिव सेंटेंस के साथ डू या डज आपने नहीं लगाना। एफिर्मेटिव सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस में डू और डज का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको सेंटेंस से पता लग गया, कहीं पे भी हमने डू या डज नहीं लगाया। और फिर भी ये सेंटेंस किसके हैं, सारे के सारे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। हम आज कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। लेकिन एफिर्मेटिव सेंटेंसेस में डू या डज का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर डू या डज का यूज देखो नहीं होगा, हमने क्या लगाई, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमने एस या ई एस का भी यूज किया। अब कई जगह तो हमने एस या ई एस का यूज किया है, आप देखो खुद, यहाँ मैंने गो के बाद एस या ई एस यानी ई एस लगाया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ पे भी नहीं लगाया, यहाँ प्ले के साथ एस लगाया मैंने, यहाँ पे भी एस या ई एस यानी कि ई एस लगाया, यहाँ पे भी लगाया। तो अब आप पूछो कि अब कैसे पता लगेगा आपको कि कहाँ तो एस या ई एस लगाना है और कहाँ एस या ई एस नहीं लगाना है। तो आप ये रूल लिख लो, एस या ई एस कहाँ पे लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट आए ही, शी, इट या कोई सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब कोई एक बंदे का नाम, एक पर्सन का नाम, एक लड़के का नाम, एक लड़की का नाम, अगर ही, शी, इट या सिंगुलर आ जाए तो एस या ई एस लगेगा। ये बात याद रख लोगे, अगर एक पर्सन का नाम आएगा तो एस या ई एस लगेगा। अगर आपका आ जाए आई, यू, वी, दे या कोई फिर प्लूरल आ जाए, या क्या आ जाए आपका
प्लूरल आ जाए, बहुवचन आ जाए, सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन, प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन, तो एस या ईएस नहीं लगेगा। एस या ईएस नहीं लगने का मतलब ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। कब? जब आई आ जाए, जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई गो टू स्कूल, इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। ऐसे यू आ जाए, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनमें एस या ईएस नहीं लगेगा। और ही, शी, इट या सिंगुलर आएगा तो इनमें एस या ईएस लगेगा। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो गया होगा कि एस या ईएस कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। अभी तक हमने कौन से सेंटेंस पढ़े? देखो, एफिर्मेटिव सेंटेंस पढ़े। अब हम दूसरा सेंटेंस कौन से पढ़ते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेज। अब हम क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेज। ये पहला टेंस में आपको करवा रहा हूँ ना, इसलिए सारी चीजें आपको क्या है नहीं लगेगी, लेकिन आने वाले 12 टेंसेज में हम जब सारी चीजें डेली करेंगे तो आप इनके हैबिचुअल हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये नई चीज नहीं है, ये तो हम स्टार्टिंग से ही सीखते आ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या यूज होगा बताओ? नहीं का। जैसे हम ये कहेंगे राम, स्टार्टिंग में आप क्या करो? वर्ब्स नई नई यूज मत करो, वर्ब 2, 3, 4 इन्हीं का यूज करो, ताकि आपको आदत पड़े एक बार कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे हम ये कहेंगे राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता है, नेगेटिव की बात करेंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे बताओ? राम। अच्छा, अब नेगेटिव सेंटेंस आएंगे ना, इसमें डू या डज, जो हेल्पिंग वर्ब होती थी ना इस टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इसमें डू या डज लगेगा, पक्का लगेगा, ठीक है। अब कहाँ पे डू लगेगा और कहाँ पे डज लगेगा मैं ये बता देता हूँ। देखो, ही, शी, इट और सिंगुलर, इनके साथ एस या ईएस लगता है ना, तो आप कहोगे इनके साथ क्या लगेगा? फिर डज लगेगा। एस या ईएस, देखो आप ऐसे याद रख लो, एक डू है एक डज है, टू के पीछे ईएस लगा दो तो क्या बन जाता है? डज बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही एस या ईएस जहां पे भी आप लगाओगे ना, उनके साथ क्या लगेगा? डज। और एस या ईएस जिनके साथ नहीं लगेगा, उनके साथ क्या लगेगा? आपका डू लगेगा, ठीक है। तो डू या डज याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप मेरे को बताओ, ये सिंगुलर है राम, राम कितने बंदे हैं? एक। तो एक के साथ तो क्या लगता है बताओ? आपका डज लगता है, मैंने बताया ऊपर। तो क्या लिखेंगे? राम डज नॉट, खाने, खाने को क्या बोलते हैं? ईट। राम डज नॉट ईट फूड। और मैंने क्या बताया था कि जहां पे भी सेंटेंस में डू आ गया या डज आ गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ना तो उसके पीछे एस लगेगा, ना ईएस, ना आईएनजी, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ओनली वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट, कुक, प्ले, डांस, सिंग, ये वाली फॉर्म, ठीक है। कुछ भी नहीं लगेगा, आप बस मेरी ये बात ध्यान से सुन लो। सेकंड सेंटेंस में लिखता हूं, शीतल खाना नहीं पकाती है, खाना नहीं पकाती है, नहीं आएगा जरूर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? शीतल। शीतल एक लड़की का नाम है, तो क्या आएगा? डज। हर क्वेश्चन के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर आप खुद से बोला करो, ताकि आपको हैबिट पड़ जाए इस चीज की। शीतल अकेली लड़की है तो डज आएगा। शीतल डज नॉट, खाना पकाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुक। शीतल डज नॉट कुक फूड। और कई बच्चे कुक्स लगा देंगे, मैंने अभी क्या बताया आपको? डज आ गया, डज आएगा या डू आएगा तो उसके पीछे कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब हम थर्ड सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हम ये लिखते हैं, सीनम कपड़े प्रेस नहीं करती है, सीनम कपड़े प्रेस नहीं करती है। अच्छा, कपड़े प्रेस करने की वर्ब जो होती है ना, वो आयरन होती है, ठीक है। आयरन द क्लोथ्स, कपड़े प्रेस करो। तो क्या लिखेंगे? सीनम। अब सीनम वही अकेली लड़की है, तो इसके साथ क्या लगेगा? डज। सीनम डज नॉट आयरन, कपड़े प्रेस करना, जैसे खेलना को प्ले बोलते हैं, गाना, गाना गाना को सिंग बोलते हैं, वैसे कपड़े प्रेस करना को क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। सीनम डज नॉट आयरन द क्लोथ्स। तो ये हो गया, तीन सेंटेंस मैंने दिए जिसके अंदर मैंने क्या है? डज का यूज किया। अब मैं डू का यूज करूंगा। देखो, जैसे हम ये कहें कि मैं गाना नहीं गाता हूं, मैं गाना नहीं गाता हूं, आई आ गया, आई, आई के साथ क्या लगता है? डू। आई डू नॉट सिंग, गाना गाना को वर्ब क्या होती है? सिंग। आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये आ जाएगी मैं गाना नहीं गाता हूँ। फिफ्थ लिखेंगे, तुम तुम क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्रिकेट नहीं खेलते हो, नहीं आएगा हमेशा, ठीक है। तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। यू के साथ क्या लगेगा? टू।
यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये इसकी इंग्लिश आ जाएगी। फिर हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहें वे पार्क में, वे पार्क में नहीं जाते हैं, वे पार्क में नहीं जाते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वे क्या होता है? दे। अब दे के साथ बताओ डू लगेगा कि डज लगेगा? आप कहोगे दे के साथ डू लगेगा। अगर याद नहीं रहता तो ये लाइनें, ये 2 लाइनें हैं बस, ये लाइफ टाइम आपके काम आएगी, कहाँ डू लगेगा कहाँ डज लगेगा। ठीक है, दे डू नॉट, अच्छा जाना, जाना क्या होता है? गो। कहाँ जाएंगे? पार्क में, चाहे जाए चाहे ना जाए टू लगेगा। दे डू नॉट गो टू पार्क, वो पार्क में नहीं जाते हैं, ये आ जाएगा। फिर हम 7 सेंटेंस लिखते हैं, मेरी दादी मंदिर नहीं जाती है, मेरी दादी मंदिर नहीं जाती है। मेरी दादी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई। दादी क्या होती है? ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर। अब माई ग्रैंड मदर देखो क्या है? सिंगुलर है ना, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, मेरी दादी सिंगल है, ठीक है। सिंगल के साथ क्या लगेगा? डज। माई ग्रैंड मदर डज नॉट, जाना क्या होता है? गो। कहाँ जाती? मंदिर में, गो टू टेम्पल। माई ग्रैंड मदर डज नॉट गो टू टेम्पल। तो ये मैंने आपको 7 सेंटेंस दिए, जो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है सारे के सारे, और मैंने आपको डू वाले भी सेंटेंस बता दिए, डज वाले सेंटेंस भी बता दिए, ठीक है। और इसमें डू और डज का आप यूज करना सीख गए। और वर्ब को ध्यान रख लो, अपनी नोटबुक में लिखने के बाद अंडरलाइन कर लेना, मैंने कहीं पे भी एस या ईएस का यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड टाइप के हम कौन से सेंटेंस सीखेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जिनमें हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम सीखेंगे कि इस टेंस के अंदर, यानी कि प्रेजेंट टेंस में कैसे कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन सकते हैं। जैसे हम ये कहें सॉरी, क्या वह खाना पकाती है? क्या वह खाना पकाती है? आप है ना ये देखा करो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह है ना सब्जेक्ट, ठीक है। वह लड़की, और वह के साथ आप ये सोचो टू लगता है या डज लगता है, मतलब ही या शी के साथ क्या लगता है? डज। तो टू या डज क्या आएंगे हमेशा इंटेरोगेटिव में? हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, टू या डज शुरू में लगेगा, या शुरू में लगेंगे। अब आपको ये देखना है कि टू लगेगा या डज, वो किस पे डिपेंड करता है? इस सब्जेक्ट के ऊपर। अब ये सब्जेक्ट है ही या शी, ही या शी के साथ तो क्या लगता है? डज लगता है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का अच्छे से, तो क्या लगेगा? डज। डज। आप किसी से पूछ रहे हो तो डज पहले लगाओगे, ठीक है। जैसे हम ये नहीं कहते डू यू ईट फूड, डू यू सिंग ए सॉन्ग, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डज शी पकाती है, तो क्या वह खाना पकाती है, यानी कि डज शी कुक फूड, डज शी कुक फूड। तो ये इसकी इंग्लिश होगी। अब मैं 4-5 सेंटेंस आपको लगातार दूंगा ना इस तरह से, तो आपको हैबिट पड़ जाएगी कि ऐसे ऐसे सेंटेंस आते हैं। जैसे हम ये लिखें, क्या तुम गाना गाते हो? हम उससे पूछ रहे हैं क्या तुम गाना गाते हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखो तुम क्या होता है? यू, और यू के साथ क्या लगता है? डू। तो क्या लिखेंगे? डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम गाना गाते हो? डू यू सिंग अ सॉन्ग। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या शीतल क्रिकेट खेलती है? क्या शीतल क्रिकेट खेलती है? तो इसको हम क्या लिखेंगे? अब देखो शीतल, शीतल सिंगुलर है, एक लड़की का नाम है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डज शीतल प्ले क्रिकेट। और देखो एक बात आप मेरी ध्यान रखना, कहीं पे भी मैं डू या डज यूज करूंगा ना, तो मैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूँ। कुक, ना एस लगाया ना ईएस, ना एस लगा ना ईएस, ना एस ना ईएस। मैंने आपको बताया था ना, कहीं पे भी डू या डज आएगा ना सेंटेंस में, उसमें आपको ध्यान रखना ही नहीं है कि कौन सी फॉर्म लगाएं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, ठीक है। जैसे हम और सवाल पूछते हैं, क्या तुम क्या तुम कुत्ते को खाना खिलाते हो? खाना खिलाते हो, खाना खिलाने की इंग्लिश क्या होती है? फीड। खाना खिलाते हो, तो देखो तुम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी कि यू, और यू के साथ क्या लगना चाहिए आप बताओ? डू या डज? डू लगना चाहिए, है ना। तो क्या लिखेंगे? डू यू खाना खिलाना, फीड आता है, ठीक है, फीड।
डू यू फीड द डॉग, क्या तुम कुत्ते को खाना खिलाते हो। आज के बाद इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, डू यू फीड द डॉग। अब और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मान लो हम ये कहें, क्या स्टार्टिंग में लगाना है आपको, ठीक है। क्या वह गाना गाती है, गाना गाती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वह लड़की है सिंगुलर तो डज आएगा, डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग। तो ये आपके क्या आ गए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गए। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको पता लग गया कि कैसे फॉर्म होंगे। फोर्थ टाइप के सेंटेंस कौन से आते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, जिसमें क्वेश्चन भी पूछेंगे और साथ में हम नहीं का भी यूज करेंगे। जैसे मैं सेंटेंस आपको बताता हूँ एग्जाम्पल लेके, आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, जैसे ये लिखोगे तुम, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं, साथ में नहीं का भी यूज हम करेंगे, ठीक है। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बताओ, यू। यू के साथ क्या लगेगा, हर बार आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यू के साथ क्या लगेगा, डू या फिर डज, आप खुद को जवाब दो क्या लगेगा, डू। तो फिर क्या लिखेंगे, डू यू। अच्छा इसमें नोट भी आएगा है ना, नहीं आ गया तो नोट आएगा। नोट कहाँ पे आएगा, मेरी बात को हमेशा ध्यान रख लो, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, तो यू के बाद लगा दो। डू यू नोट, अच्छा जाना क्या होता है, गो, कहाँ पे जाना, बाजार यानी कि मार्केट। डू यू नोट गो टू द मार्केट, डू यू नोट गो टू द मार्केट। क्या आप बाजार नहीं जाते हो, डू यू नोट गो टू द मार्केट। सेकंड में हम लिखते हैं, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वह लड़की है ये, क्योंकि खेलती है लास्ट में लिखा है ना, लड़की शी, और शी के साथ क्या लगेगा, डच, डच शी नोट प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नोट, डच शी नोट प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से आप बोल बोल के सारी चीजें करोगे ना, आपको चीजें बहुत ज्यादा आसान लगेगी। फिर आप लिखो, क्या वे गाना नहीं गाते हैं, क्या वे गाना नहीं गाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वे क्या होता है, दे, और दे क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू, डू दे, दे के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नोट, डू दे नोट सिंग अ सॉन्ग, डू दे नोट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और अब इतने सेंटेंस अगर आप अपने नोटबुक में नोट किए हैं, तो हर क्वेश्चन के पीछे, हर सेंटेंस के पीछे आपको आवाज मिलेगी, ता है, ते है, ती है की। और वर्ब, जहां पे मैंने डू या डज यूज कर लिया सेंटेंस में, आप खुद देख लेना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म मिलेगी। सिंग है, कुक है, कोई आपको आईएनजी नहीं मिलेगा, कोई एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। एस या ईएस सिर्फ कहाँ लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एफिर्मेटिव सेंटेंसेज जो सबसे पहले हमने किए थे ना, एफिर्मेटिव, ये वाले सेंटेंसेज एफिर्मेटिव, इनमें एस या ईएस लगेगा। क्यों, क्योंकि इनमें डू या डज नहीं लगता। तो डू या डज नहीं लगेगा ना, तो एस या ईएस आप लगा सकते हो। जहां पे डू या डज की एंट्री होगी, तो वहां पे फिर एस या ईएस को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इतने सारे मैंने आपको सेंटेंसेस करवाए, और मैंने अलग अलग करवाए, एफिर्मेटिव अलग, नेगेटिव अलग, इंटेरोगेटिव अलग, इंटेरोगेटिव नेगेटिव अलग, ठीक है। अब हम करते हैं कि आपके एग्जाम में तो देखो ये आते नहीं है कि आपको हिंदी दे दी जाएगी और उसकी इंग्लिश बनाओ, या इंग्लिश दे के हिंदी पूछेगा। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं कि आपके फिलअप्स आएंगे 3 या 4 पेपर में, और उसमें आपको वर्ब की फॉर्म फिल करनी होती है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। उसके लिए आपको ये टेंस तो आने ही आने चाहिए। साथ में अब मैं आपको कुछ रूल सिखाऊंगा कि इस तरह की चीजें अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे, ठीक है, तो आपको क्या लगानी है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का मतलब, जब भी मैं बोलूं आप क्या समझोगे, डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, एस या ईएस। लेकिन कब, जब डू या डज नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताता हूँ, कुछ रूल्स बताता हूँ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाओगे। और ये आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा मैं करा दूंगा ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आने लग जाएगी, ठीक है। रूल्स, आप पहला रूल लिख लो इसके अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है हिंदी में सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है एक ऐसी बात, एक ऐसा कथन जो
हर परिस्थिति में, हर कंडीशन के अंदर हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। चाहे कुछ भी कर लो, वो बदलने वाला नहीं है, यूनिवर्सली ट्रूथ है वो, यानी कि पूरे संसार के लोग उस चीज़ को मानते हैं और मानना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मैं ये लिखूँ, द सन, पेपर में देखो आपका ऐसे आएगा सेंटेंस, द सन फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, वर्ब दी होगी ब्रैकेट में, राइज इन द ईस्ट। इसको हिंदी में बोलो, क्या पढ़ोगे, इसको हिंदी में पढ़ोगे कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। आप बताओ, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सूर्य कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पश्चिम से उदय हो, वो हमेशा ही पूर्व से उदय होता है। ऐसे होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। इसमें देखो होता है, लास्ट में आवाज किसकी आ रही है, ता है, तो इसमें आप कहोगे कि हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा ये एफर्मेटिव है तो इसमें डू या डज तो लगेगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सन क्या है आपका, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया था आपको, एस या ईएस लगेगा, तो क्या लिख देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो ये नई है आपकी चीजें सारी की सारी, ठीक है। 2-3 दिन आपको पढ़ते हुए हो जाएंगे ना, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कहाँ एस लगाएं, कहाँ ईएस लगाएं। सिंगुलर है तो एस लगेगा, ठीक है। सेकंड मैं सेंटेंस आपको देता हूँ, द सन, और वर्ब लिखता हूँ मैं सेट इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। लास्ट में आवाज किसके, देखो ता है, तो इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, सेट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, क्यों, क्योंकि सन क्या है आपका सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ एस या ईएस पक्का लगेगा। फिर मैं आपको यूनिवर्सल फैक्ट के मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लिखते हैं द अर्थ मूव अराउंड द सन, अराउंड द सन। इसका मतलब क्या हुआ कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या घूमती है। तो देखो ती है, लास्ट में आवाज किसकी आई, ती है, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मूव का मूव लिख दो। अर्थ क्या है बताओ, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, या तो एस या फिर ईएस, ये लिख दिया। फिर हम फोर्थ सेंटेंस अगर मान लो लिख दें, द सन डैश बाय डे, यानी कि सूर्य दिन में चमकता है, रात को तो सूर्य चमकेगा नहीं, तो ये भी क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, शाइन्स। द सन वर्ब लिख लेना, इसमें शाइन, पेपर में शाइन आएगी, आपको भरना है यहाँ पे शाइन्स भरोगे या वर्ब की सेकंड फॉर्म भरोगे, ठीक है। वो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे ना, वो क्या होंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उनके साथ आपको लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब एस या ईएस तो लग सकता है, लेकिन ना आईएनजी लगेगा, ना सेकंड फॉर्म लगेगी, ना थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। सेकंड रूल आप लिख लो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और आप ये मत समझना कभी भी कि इतने सारे रूल हम याद कैसे रखेंगे, याद आपको रखने ही नहीं। रूल तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इतने सारी चीजें आपको सीखने के बाद ये प्रैक्टिस हो जाए। आवाज तो इसमें भी किसकी आएगी, देखो ता है, ते है, ती है की आएगी, ठीक है। बस इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करना सीख जाओगे कि ऐसे सेंटेंस के अंदर तो हम एस या ईएस ही लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या होते हैं हमारे, सेकंड रूल है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, आदत, हैबिट का मतलब आदत होता है, ठीक है। आदत को बताने के लिए, यानी कि कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं जो हमारी क्या है, डेली की आदत है, या इसको हम रूटीन भी कह सकते हैं ना, हमारा रूटीन है। जैसे सुबह हम डेली स्कूल जाते हैं या क्रिकेट खेलने जाते हैं, वो हमारी क्या होती है, रूटीन होती है। या फिर कोई रिचुअल, रिचुअल को हिंदी में बोलते हैं, रिचुअल्स को रीति रिवाज। जैसे सबके रीति रिवाज होते हैं, क्रिश्चियन लोग जो है ना संडे को कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं पूजा करने, तो इस तरह से हिंदू हम कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। मुस्लिम्स जो होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, सिख जो होते हैं गुरुद्वारा जाते हैं। हर धर्म के लोग अपनी अपनी जो है ना धार्मिक जगह पे जाते हैं पूजा पाठ करने, तो उनको बोलते हैं उनके रिचुअल्स, ठीक है। या रिचुअल क्या होते हैं, कोई विशेष धर्म के लोग मान लो, या विशेष कोई जाति के लोग कोई विशेष दिन के ऊपर कोई गाना गाते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनको रीति रिवाज बोलते हैं। और हर फैमिली के आप मान सकते हो, हर धर्म के मान सकते हो, हर जगह के मान सकते हो, उनके क्या होते हैं, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। लेकिन उन सभी रीति रिवाज को हम कहाँ पे दिखाएंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अंदर। जैसे मान लो हम ये लिखें, माई मदर, आपके पेपर में ऐसा सेंटेंस आएगा, माई मदर गो टू टेम्पल डेली। इसको हिंदी में सोच के देखो क्या लिखोगे, आप बोलोगे मेरी मम्मी डेली मंदिर जाती है। लास्ट में आवाज किसकी आई है, ती है ना, ता है, ते है, ती है, कभी भी आ जाए, इसका मतलब वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है।
माई मदर क्या है बताओ, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, एस या ई एस, तो क्या लगाएंगे इसमें, ई एस लिखेगा, ठीक है। फिर आप सेकंड लिखो, आई डैश रीड द हिंदुस्तान टाइम्स डेली। हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स क्या होता है, एक न्यूज़पेपर का नाम होता है जो इंग्लिश में आता है, द हिंदुस्तान टाइम्स डेली। इसका मतलब क्या हुआ, मैं हर रोज द हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पढ़ता हूँ। तो ये मेरी क्या है, आदत है, डेली पढ़ने की मेरी हैबिट है। तो आई के साथ एस या ई एस नहीं लगता, तो क्या लिखेंगे, रीड लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, रीड लिख लेंगे, ठीक है। अब आप थर्ड सेंटेंस में आपको और लिखवाता हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल दूंगा ना कि आपको हैबिट हो जाएगी। जैसे हम ये लिखें, द हिंदूज, द हिंदूज डैश बर्न देयर डेड। इसका मतलब ये होता है कि हिंदू लोग जो होते हैं अपनी जो डेड बॉडी होती है उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। जैसे मुस्लिम लोग दफनाते हैं, हिंदू लोग क्या करते हैं, अपनी डेड बॉडी को जलाते हैं। तो ये क्या है, उनकी आदत नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, उनका रीति रिवाज बोलेंगे, उनके रिचुअल्स है। तो हिंदूज देखो प्लूरल है, एक हिंदू की बात नहीं कर रहे, सभी हिंदू की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या लगेगा, बर्न लगेगा, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। क्यों, अगर प्लूरल आ जाता है तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये रिचुअल आ गया। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हम ये लिखें, आई गेट अप एट 5 AM डेली। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में बोलोगे कि मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो ये आपकी क्या है, ये रीति रिवाज नहीं है, ये आपकी आदत है, ठीक है। आदत को किस में बताते हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ एस या ई एस लगता नहीं, तो क्या लगेगा, आई गेट अप, गेट्स नहीं लगेगा, ठीक है। आई के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगता। आई गेट अप एट 5 AM डेली। जैसे हम ये लिखते हैं, माई फादर, माई फादर गो टू ऑफिस बाय कार। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे फादर ऑफिस, अपने ऑफिस कार से जाते हैं। तो देखो लास्ट में आवाज, आप कोई भी सेंटेंस में बता रहा हूँ ना, आप खुद अपने आप से देखना उसके पीछे क्या आवाज आ रही है, ता है, ते है, ती है, इस तरह की आवाज आएगी, ठीक है। और ये सेंटेंस किसके होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसके बारे में आज हम पूरा पढ़ रहे हैं। तो माई फादर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है बताओ, एस या ई एस लगेगा। माई फादर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए एस या ई एस लगेगा। आप हर बार अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि एस या ई एस अगर आपने लगाया है तो क्यों लगाया है, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, तभी आपके रूल क्या होंगे, पक्के होंगे, ठीक है। माई फादर गोज टू ऑफिस डेली, तो इस तरह से आ जाएंगे। हम ये लिख दें, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर डैश टू एक्सरसाइज डेली। इसका मतलब है कि मेरे दादाजी डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो ये उनकी क्या है, हैबिट है, आदत है। तो माई ग्रैंडफादर क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा, डज आएगा, ठीक है। माई ग्रैंडफादर डज एक्सरसाइज डेली, मेरे दादाजी डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो ये आपके क्या थे, जो हैबिट को दिखाते हैं, जो आपके रीति रिवाज को दिखाते हैं, ऐसे सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस में हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ठीक है। अब आप लिख लो इसका थर्ड रूल, इसका थर्ड रूल। सेकंड, अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, सिर्फ 2 रूल पढ़े हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड रूल। जो मेन रूल है ना, बस आपको मैं वही सिखाऊंगा ताकि आप जो क्वेश्चन एग्जाम में आए उनको आप आसानी से सोल्व कर सके। अब आप ये लिख लो, जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर ये साइन आता है, इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो कौन से होते हैं, आपने बहुत सारे पढ़ा होगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना, आपकी कोई सडन फीलिंग को बताते हैं। एकदम से आपने किसी चीज को देखा और आपके मन में आया कि यार कितनी सुंदर चीज है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी, कितना अच्छा दृश्य है, कोई बारिश आती है, व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मान लो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मान लो आपका ये आएगा, देयर गो द बेल, मान लो ये आ गया। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप इसकी हिंदी कैसे बनाओगे। अब आपको कैसे पता लगेगा, आपको जब मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतने सेंटेंस कराऊंगा, तो आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। देयर गो द बेल, इसका मतलब ये होता है कि बज गई घंटी, बज गई घंटी।
कि जैसे मान लो आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप पानी पीने के लिए गए और जैसे आप पानी पी रहे थे तो एकदम से पीछे आपकी फ्रेंड ने आवाज़ लगा कि लो बज गई घंटी, ठीक है, टाइम हो गया, लो बज गई घंटी। इसका मतलब एकदम से सडनली ऐसा हुआ कि लो बज गई घंटी। तो इस तरह के सेंटेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट के अंदर। तो देयर गोज दी बेल, देयर गोज दी बेल, बेल क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए हमने एस या एस लगा दिया। इसके बाद हम मान लो ये लिख दें हेयर कम द ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आप स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन आ गई ट्रेन, आ गई ट्रेन या ट्रेन आ गई। जैसे आप स्टेशन पे खड़े हो, कई देर से वेट कर रहे हो, वेट करते करते आप इतना थक गए कि बस आपने उसका वेट करना ही बंद कर दिया और आराम से आप बैठ के जो है ना स्टेशन पे वेट कर रहे हो, यानी कि ट्रेन की तरफ आपका ध्यान ही हट गया। क्यों? आपने 2 घंटे 3 घंटे लगातार मान लो आप किसी चीज़ का वेट करते हो ना, तो फिर आपका ध्यान हट जाता है कि यार नहीं आएगी अब तो ट्रेन। फिर एकदम से ट्रेन आ गई और किसी ने कहा लो आ गई ट्रेन, तो वो क्या हुआ? एकदम से सडनली हुआ ये काम। तो क्या लिखेंगे उसको हम? देयर कम्स द ट्रेन, देयर कम्स द ट्रेन, कि लो ट्रेन आ गई। तो इस तरह के सेंटेंस जो होंगे ना, वो हमेशा किस में यूज होंगे? प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस के अंदर। देखो और भी बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ इतने सारे रूल आप स्टार्टिंग में सीखोगे ना, तो आप जितने आसान रूल है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए ये रूल इनफ है। फिर जैसे जैसे हम ग्रामर को आगे पढ़ते जाएंगे, मैं और जो और रूल है प्रेजेंट इनडेफिनिट के, वो भी आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। कुछ हम करेंगे इसके प्रैक्टिस सेंटेंसेज, प्रैक्टिस बाय सेंटेंसेज। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेज दूंगा, आप खुद से ईमानदारी से उनके आंसर करने की कोशिश करना, तभी आपको पता लगेगा कि आज आपने क्या क्या चीजें सीखी है। पहला सेंटेंस में लिखता हूं द पियोन, इसको कई लोग पियन बोलते हैं ना, पियन नहीं होता, ये क्या होता है? पियोन होता है, चपरासी। द पियोन डैश दी बेल, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया रिंग। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें डू लगेगा या डज लगेगा या एस लगेगा, ई एस लगेगा। पियोन क्या है बताओ? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है। पियोन रिंग्स दी बेल। हिंदी अगर लिखना चाहो तो आप अपने आप लिख लेना कि चपरासी घंटी बजाता है। द पियोन रिंग्स दी बेल। अब हम लिखते हैं शी डैश हर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट एट 8 AM, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ईट। इसका मतलब हिंदी बनाओ। हिंदी कैसे बनाओगे? कि वह अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे, सुबह 8 बजे, एम का मतलब सुबह, सुबह 8 बजे करती है। लास्ट में आवाज किसकी आई? ती है, मतलब कि ये हैबिट है उस लड़की की, ठीक है। तो क्या लगेंगे? ईट्स। एस क्यों लगाया? क्योंकि सी क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ एस या आई एस लगता है। सी ईट्स हर ब्रेकफास्ट एट 8 AM। थर्ड देखो, हम थर्ड हम लिखेंगे क्लाउड्स डैश रेन, और वर्ब मैंने लिख दी ब्रिंग। ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे बादल बारिश लाते हैं, बादल वर्षा लाते हैं। देखो लास्ट में आवाज किसकी आ रही है? ते हैं की, ठीक है। और ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि बादल ही लाते हैं बारिश। तो क्लाउड्स प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता, तो सिर्फ क्या लगेगा? ब्रिंग का ब्रिंग लगेगा, ठीक है। अब हम और करते हैं, जैसे हम ये लिख दें यू इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली, फ्लुएंटली का मतलब होता है तेजी से, बिना रुके, बिना कोई गलती करे। और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नोट स्पीक। अब इस पे ध्यान देना है आपको। देखो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि आप इंग्लिश तेजी से नहीं बोलते हो। तेजी से, नोट आ गया ना, नहीं बोलते हो। यहाँ पे तेजी से बोलने का मतलब बिना रुके, मतलब कि परवाह, परवाह से इंग्लिश बोलना है ना, उसको फ्लुएंटली बोलते हैं। आप इंग्लिश तेजी से नहीं बोलते हो। नहीं आ गया, नहीं आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव आ गया तो हम टू या डज का भी यूज करेंगे। तो यू के साथ क्या लगता है बताओ? टू लगेगा कि डज? आप कहोगे जी टू लगेगा यू के साथ। तो यू और टू आ गया तो फिर नोट भी लगेगा, क्योंकि बिना नोट के टू का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यू डू नोट, अगर टू आ गया ना या डज आ गया तो फिर हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि स्पीक लगाएं कि स्पीक्स लगाएं, हमेशा स्पीक ही लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टू आ गया तो सिर्फ और सिर्फ वो अलाउ करेगा कि अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसके अलावा कुछ भी आ ही नहीं सकता। अब आगे मैं लिखता हूं ही हिज सर्वेंट्स, सर्वेंट क्या होते हैं? नौकर, वेल, और हम ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रीट,
ट्रीट का मतलब व्यवहार करना, यानी कि वह अपने नौकर के साथ अच्छा व्यवहार करता है। यह वह अपने नौकरों के साथ, सर्वेंट्स हो गए नौकरों, वह अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ता है की आवाज आ गई, ठीक है। तो ही क्या है, सिंगुलर, क्या लिखेंगे, ट्रीट्स। ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स, ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स वेल, कि वह अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। और लिखते हैं हम सेंटेंसेस, जैसे माई फादर गो टू टेम्पल डेली। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे फादर डेली मंदिर जाते हैं। ते हैं की आवाज आ गई, तो क्या लिखेंगे, गोज। गोज क्यों लगाया, क्योंकि माई फादर क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम हमेशा एस या ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। और लिखो आप 7 सेंटेंस। बैड पीपल मतलब कि बुरे लोग, बैड पीपल टू सेटल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट हो गया किसी भी चीज पे। क्वेरल, क्वेरल का मतलब क्या होता है, लड़ना। आपको वर्ब की फॉर्म भी सीखने को मिलेगी साथ साथ में, है ना, वर्ब की फॉर्म। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, बैड पीपल टू सेटल डिस्प्यूट, यानी कि मान लो बुरे लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए। डिस्प्यूट का मतलब आपस में उन दोनों की बात मैच नहीं कर रही, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, इसको डिस्प्यूट बोलते हैं। वो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए लड़ते हैं, मतलब कि वो तर्क देके लॉजिकल वे में उस लड़ाई को सेटल डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। या तो जो है ना फिजिकली, मतलब कि क्वेरल करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, या फिर एक दूसरे को गाली देंगे, ठीक है, इस तरीके से, या तेज आवाज में बोलेंगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है, लॉजिकल वे में वो बात करेगा, अपनी बात को समझाने की कोशिश करेगा, न कि उसके ऊपर थोपने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन बैड पीपल कह दिया, बैड पीपल क्वेरल। अच्छा, ये पीपल, पीपल तो अपने आप में वर्ब क्या है बताओ, प्लूरल है ना, ये सिंगुलर में कभी यूज होता ही नहीं। तो क्वेरल का क्या आ जाएगा, क्वेरल आ जाएगा। आप हिंदी बना के देखो कि बुरे लोग आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए लड़ते हैं, तो ते हैं की आवाज आ गई, तो क्वेरल का क्या आ जाएगा, क्वेरल आ जाएगा बस आपका। तो इतने सारे सेंटेंस मैंने आपको बताए। आई थिंक अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई होगी, और एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन है ना, वो इसी तरह के जो है ना आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है आपको ये प्रैक्टिस तो करनी है। साथ में मैं आपको डेली जो है ना वर्ब्स लिखवाऊंगा 5, सिर्फ 5 वर्ब मेरे कहने पे आप डेली की सीख लो और अपनी नोटबुक में नोट कर लो। जब 1 महीना 2 महीना बीतोगे ना, आप खुद देखोगे कि 30 दिन में 150 वर्ब, यानी कि 2 महीनों में 300 वर्ब आपको नई लर्न होगी। और 300 वर्ब के अलावा आपको इंग्लिश में फिर बहुत ज़्यादा वर्ब सीखने की जरूरत है ही नहीं। पहले हम आसान वर्ब से स्टार्ट करते हैं। प्ले, प्ले का मतलब हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए ना, प्ले का मतलब खेलना। सेकंड फॉर्म मान लो आप सिंग, सिंग का मतलब क्या होता है, गाना, जैसे गाना गाते हैं तो वो गाना, सिंग गाना। फिर ईट, ईट का मतलब क्या होता है, खाना, कुछ भी खाना, खाना खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, ये खाना होता है, ठीक है। फिर आप मान लो वीप, वीप मतलब क्या होता है, रोना। फिर आप मान लो वॉश, वॉश का मतलब क्या होता है, धोना। ये 5 फॉर्म मैंने आपको वर्ब की लिखवाई। अब आप है ना इसके साथ साथ में, ये तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी भी सीखा करो, क्योंकि इनके बिना तो फिर अधूरा है ना। कहीं पे भी मान लो आपको प्ले की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, तो अगर आपने सीखी नहीं तो फिर आप यूज कर ही नहीं पाओगे। तो साथ में लिख लो, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, प्लेड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि प्ले के साथ बस आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है। अब आप देखो सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि सिंग के बाद क्या लगा दो, सिर्फ आईएनजी लगा दो, सिंग, सैंग, संग। ईट, ईट की क्या होगी, देखो बच्चों को आदत होती है कि हर एक के आगे ईडी लगा देते हैं, वो हर एक के आगे ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती, ठीक है। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, आज के बाद याद रखना, एट, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, और ईटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। 3 बार आप बोलोगे ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। वीप, वीप की सेकंड फॉर्म होती है वेप्ट, WEPT, सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या होता है, वीपिंग, रोना। वॉश, वॉश मैंने कपड़े धोना, तो इसके आगे तो क्या लगेगी, सिंपल ईडी लगेगी, वॉश्ड और वॉश्ड, और कपड़े धोना प्लस आईएनजी लगा दोगे तो वॉशिंग,
जैसे वह कपड़े धो रही है, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स। आगे आने वाले सेंटेंस में हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस में कल कि वह कपड़े धो रही है, काम अभी भी हो रहा है, तो उसमें वॉशिंग का यूज करेंगे हम, ठीक है। फिर आने वाले टेंसेज में हम पढ़ेंगे वॉश्ड भी लगेगा कई जगह, तो हर एक वर्ब का हम यूज करना सीखेंगे। तो डेली की डेली मैं आपको 5 नई वर्ब्स लिखवाऊंगा और एक मैं आपको सेंटेंस यानी कि पूरा का पूरा टेंस करा दूंगा। उस टेंस के अंदर जितने भी सेंटेंसेस बन सकते हैं वो, और फिर उसके रूल, रूल का मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि किस तरह का सेंटेंस पेपर में आएगा, कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करोगे। तो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। बस जितने सेंटेंस मैं आपको करवा रहा हूँ, आपका काम है एक बार स्टार्टिंग में इतने आप अपने नोट करते जाओ एक नोटबुक में अलग से। उसके बाद आपको इंग्लिश के अंदर जो है ना टेंस सीखने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।